आज मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में मैं कुछ जनरल बातें बताना चाहूँगी कि लॉ अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं भी उसकी जनरल बातें बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, संविदा क्या है। तो बता दूं कि नॉर्मल लाइफ में, सामान्य जीवन में हम जीवन भर कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन बस हम नाम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, संविदा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप, जैसे कि मैं चारबाग में रहती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो मैं चारबाग का एग्जाम्पल दूंगी कि मुझे लखनऊ चारबाग से अपने कॉलेज तक आना है, तो ऑटो वाले चिल्लाते हैं बीबीडी बीबीडी। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ऑटो पे जाना होगा तो मैं ऑटो में बैठ जाऊँगी और वहाँ तक आ जाऊँगी। तो नॉर्मल लाइफ में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उसके पास मनी होती है, उन चीज़ों से पूरी अपनी बातों को पूरा कर लेता है। लेकिन लॉ की लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दूं, तब इन चीज़ों पे आऊँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट बना है और 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट बना और 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? इसमें चैप्टर हैं 11 और सेक्शन कितने हैं? 238। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे 1 to 75 में और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे 124 to 238 में। तो आपको जनरल बातें लॉ की बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा। तो आज में कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? जो मेजर होगा, माइनर नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि वो 18 ईयर्स का पूरा कर चुका होगा अपनी एज का, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड माइंड होना चाहिए, इसका मतलब उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, वो चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, संविदा करने की क्षमता रखता हो, और वो किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो, इडियट ना हो, किसी भी तरीके से ऐसा प्रतीत ना होता हो कि वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। अगर वो चीज़ों को समझ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मेन यूज़ क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल लाइफ में कोई भी व्यक्ति पैसा दिया और यहाँ तक आ गया, तो जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा सा लाइन में अंतर है। यहाँ पर भी हम नॉर्मल लाइफ की तरह, वहाँ पर एक ऑटो वाला ऑफर करता है कि आपको चलना है, और हम अपना एक्सेप्टेंस देते हैं कि हम चलेंगे और एक मनी दे देते हैं रास्ते पर पहुँचने के बाद। लेकिन लॉ की लाइफ में भी यही तीनों शब्द चलते हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन, प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल। जैसे कि मैंने प्रस्ताव किया है अपनी फ्रेंड बी को कि मैं अपनी कार को 2 लाख रुपए में बेच रही हूँ, तो मेरी तरफ से ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र एक जनरल ऑफ़र है। मैंने अपनी फ्रेंड के अलावा सभी लोगों को बताया कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड अगर उस कार को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाती है, कोई भी व्यक्ति उस कार को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो अपनी स्वीकृति दे देगा। अब जो वो मनी देता है, जो पैसा देता है, वो लॉ की लैंग्वेज में क्या कहलाता है? कंसीडरेशन, प्रतिफल। लॉ की लैंग्वेज में क्या कहलाता है? कंसीडरेशन, प्रतिफल कहलाता है। और जैसे ही उसने मुझे मनी दे दी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो लॉ की लाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जो विधि की निगाह में, लॉ की निगाह में गलत है, हम उस चीज़ों पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से क्या माने जाते हैं? इलीगल माने जाते हैं, अवैध माने जाते हैं, वाइड माने जाते हैं, शून्य माने जाते हैं। अब आपको जब मैंने ये बात बताई कि जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसने ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसीडरेशन हुआ, तो उसी में एक शब्द और भी होता है, कंसेंट। सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में कंसेंट डिफाइन किया गया है, मीटिंग ऑफ माइंड, दिमागों का मिलन, कि जब कोई व्यक्ति अपनी सहमति दे देगा तो क्या करेगा कि वो माना जाएगा कि उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है जिसके लिए ऑफर किया गया था। सेक्शन 14 में बताया गया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब होती है, फ्री कंसेंट कब नहीं कही जाती है? फ्री कंसेंट तब नहीं होती है जब कोअर्जन, एंडो इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से प्रभावित हो। अगर इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं है तो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी। जब इन चीज़ों पर प्रभावित होती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है। तो आपको जब पढ़ाऊंगी मैं लेक्चर वाइज तो बताऊंगी, सेक्शन 13 से लेके 22 तक आपको चीज़ें बताऊंगी कि कब कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है, कब स्वीकृति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। अब
आपको एक आज लीडिंग केस डिस्कस करूंगी, तब मैं कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर देना शुरू करूंगी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे एक लीडिंग केस आता है मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिसमें एक चीज़ को डिसाइड कर दिया गया था कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड होता है, शुरू से ही एब इनिशियो होता है। तो अब माइनर कौन है, मेजर कौन है, आप सबको पता होना चाहिए कि माइनर कौन है, मेजर कौन है। जो व्यक्ति 18 ईयर्स से कम का है वो माइनर है, जो 18 ईयर्स पूरा कर चुका है वो मेजर है। अगर कहीं पर लॉ ने किसी के लिए गार्जियन अपॉइंट किया है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मेजर की एज लगभग कितनी मानी जाती है, 21 ईयर्स मानी जाती है। तो आज अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक जनरल चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे शुरू होता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है।